इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, जिसका पहला प्रश्न है जनजातीय समाज के लोग जंगल का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या उनके उद्योगों को विकसित करने में जंगल की भूमिका थी? तो इसका उत्तर होगा जनजातीय समाज के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से ही होती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि या फिर जड़ी बूटियाँ उन्हें आसानी से जंगल से मिल जाती थी। वे पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी जंगल से मिल जाती थी। शहद, जड़ी बूटियाँ, फल भी उन्हें जंगल से मिल जाते थे। हिरन, तीतर तथा अन्य पक्षियों का शिकार भोजन के लिए करते थे, जो उन्हें जंगल से ही मिल जाते थे। उनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उसकी कलाकारी दूसरे समाजों में काफ़ी पसंद की जाती थी। वे रबर, गोंद आदि का भी व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने लाख और रेशम उद्योग को भी अपनाया। ये सारी चीज़ उन्हें जंगल से मिल जाती थी, अतः जनजातीय समाज के उद्योग को विकसित करने में भी जंगल की उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2 नंबर प्रश्न है स्लीपर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है, उन्हें स्लीपर कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है बेगारी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बिना वेतन या मजदूरी के काम करने को बेगारी कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए, बंधुआ मजदूर कहलाती है। वैसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है दीकू किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये व्यापारी एवं बिचौलिया का काम करते थे, इन्हें दीकू कहा जाता था। 6 नंबर प्रश्न है क्या जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह था? इन विद्रोहों के लिए सेठ, साहूकार एवं महाजन कहाँ तक जिम्मेदार थे? इसका उत्तर होगा नहीं, जनजातीय विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था। जनजातीय विद्रोह सेठ, साहूकार एवं अंग्रेजों के अन्य बिचौलियों के भी खिलाफ था, जो उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करते थे। सेठ, साहूकार एवं महाजन के इन भोले भाले आदिवासियों का इतना भीषण आर्थिक शारीरिक शोषण करते थे कि जनजाति समाज इनके खिलाफ और इनके सरपरस्त अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिए। 7 नंबर प्रश्न है बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार क्यों घोषित किया? तो इसका उत्तर होगा सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उससे कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म का प्रतिपादन की प्रेरणा मिली थी। उसी प्रेरणा के अनुसार बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित किया था। अभ्यास का पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो आदिवासी। दूसरा प्रश्न है दीकू किसे कहा जाता था? तो गैर आदिवासी को। तीसरा प्रश्न है बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो छोटा नागपुर के। 4 नंबर प्रश्न है किंडालियों ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी कानूनों को यह नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से। 5 नंबर प्रश्न है झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? तो बिहार के। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। पहला है जादोनांग, जादोनांग का हो जाएगा जेलियांगरांग आंदोलन। दूसरा है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का हो जाएगा सिंगबोगा। तीसरा है कंध जाति, कंध जाति का हो जाएगा उड़ीसा। चौथा है तिकेंद्रजीत सिंह, इसका हो जाएगा मणिपुर। 5वां है जतरा भगत, जतरा भगत का हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। आइए विचार करें का पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? इसका उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में व उसके आसपास से रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरत की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। पशुपालन भी करते थे, जिनका चारा उन्हें जंगलों से मिलता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे, जंगल की उपयोगिता उनके सारे कामों के लिए थी, जंगलों पर पूर्णतः निर्भर थे। 2 नंबर प्रश्न है
आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? तो इसका उत्तर होगा आदिवासियों की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उसकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को घुमंतू कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के फेर में जंगलों तक भी पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया, इसलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्था के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली जमीनों को भी सरकार दस्तावेजों में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी। लगान की राशि चुकाने के लिए उनकी जमीनें नीलामी होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। अब वे झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग जमीनों पर खेती करने के लिए उनको आज़ादी भी नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर हुआ। कर्ज लेने वाले की संख्या बढ़ने से अब उनके क्षेत्र में गैर आदिवासियों, सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किस तरह इनकी जमीनों को हथियाया जाए और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अतः गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषण व जुल्म की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और वे सशस्त्र उठाने को विवश हो गए। 4 नंबर प्रश्न है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो इसका उत्तर होगा तेजी से खत्म में होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की एवं सन 1835 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वे छीनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि जंगलों में उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया था। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। 5 नंबर प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? तो इसका उत्तर होगा आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उसके इलाकों में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म में एवं उसकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासी का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ, साहूकारों एवं महाजनों से उसकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही था। ये मशीनरियाँ सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थीं। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिया। 6 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर होगा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना तंगरत उल्हित हातू गांव के निकट एक छोटे क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, पर बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन के अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उसने अपनी
कई अनुयायियों के साथ अंग्रेज से लड़ाई लड़ी और रांची के एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई, पर उसके द्वारा शुरू किया गया मुंडा विद्रोह जारी रहा। परिणाम स्वरूप अंत में मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्होंने जनजातीय समाज को संरक्षण दिया व विशेष सुविधाएं भी दी। 7 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया, फिर उन्हें लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बना दिया, उनकी जमीन को नीलामी कर दी। आदिवासियों को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी जमीन के मालिक थे, अंग्रेजों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की राह पर डाल दिया और उन्हें उनकी जमीन से और जंगलों से बेदखल कर दिया। अंग्रेजों ने संथालों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से शोषण किया था। 8 नंबर प्रश्न है, जादोनांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रंगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। जोदानांग रंगमेई जनजाति का नेता था। उसके नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियारांग आंदोलन का नाम दिया गया। जोदानांग ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। 9 नंबर प्रश्न है, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, जादोनांग की 23 वर्षीय चचेरी बहन गिडालियो ने अपनी भाई की भूमिका योजना के तहत नागा राज्य की स्थापना के प्रयास में उसका सक्रिय साथ दिया। एक हत्या के मामले में जब जो जादोनांग को फंसाकर अंग्रेज ने 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया, तो गिडालियो ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 में इस आंदोलन को दबाकर गिडालियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सन 1974 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों के प्रति जनजातियों में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। कई अन्य आदिवासी महिलाओं ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। राधा हीरा फूलो झानो बिरसा मुंडा के दोस्त, गया मुंडा की पत्नी मानी बुई, बेटी ठीगी नागी और लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लिठो उराव नाम की जनजाति महिला ने नेतृत्व संभाला। गोंड जनजाति की महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक में उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आदिवासी महिलाओं ने जनजातीय विद्रोह में जमकर मोर्चा संभाला था। 10 नंबर प्रश्न है, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? इसका उत्तर होगा, जनजातीय समाज की महिलाओं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम एवं लाख उद्योगों में भी अपने पुरुष का पूरा साथ देती थी। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।